जय हिंद दोस्तों। और मेरा नाम है तेज कुमार सिंह। वेलकम टू माय चैनल मास्टर ट्यूटर स्टडी बडी। तो मैं यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करवाने वाला हूं और मैं पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन है। आप उसमें जाके जो भी आपको कमेंट डालें, जो भी आपको डाउट्स हैं, आप वो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे इंग्लिश में भी बोलूँ, इंग्लिश में नए वीडियोस बनाओ, तब फिर आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं एक नया चैनल बना के आप लोगों को सारे वीडियोस इंग्लिश में बोल सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हिस्ट्री है क्या। जैसे कि हमें हिस्ट्री में समझ में आता है, हिस्ट्री के नाम में ही दो वर्ड्स छुपे हैं, हिस और स्टोरी। अब लेकिन अब ये स्टोरी किस चीज़ की है, किसकी स्टोरी है ये? तो हमारे प्रेडिसेसर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने ये उनकी जो कुछ बहुत ही बड़े जो उन्होंने इवेंट्स किए, उनके टाइमलाइन में जो इवेंट्स हुए, उनकी स्टडी है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री एक यूजलेस सब्जेक्ट है, उसका क्या फ़ायदा, अगर कोई राजा मर गया तो हमें उससे क्या लेना देना। नहीं, हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने जो गलती की, हम उसे दोहराने के बजाय हम उसे सही करें और अपने आप को उनसे बेटर बनाएं। तो इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तो सोचिए इस चीज़ के अंदर कितना बड़ा राज होगा। तो आज हम उसी को खोलने वाले हैं। ये जो हिस्ट्री है, ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आपको लाइफ्स का ही एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी लाइफ भी ऐसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला जब लोग बच्चे होते हैं, उसके बाद स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूथ बनते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। उसके बाद जब हम लोग बिजनेस करने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, शादी हो जाती है, सेटल हो जाते हैं, ये दूसरी लाइफ। और तीसरा जब आदमी रिटायर होके पीसफुल लाइफ जीता है। वैसे ही हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसके अंदर हमें महमूद ऑफ गजनी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे के लेसन्स पे, उसने जब अटैक किया था इंडिया के अंदर, उससे पहले जितने भी इवेंट्स हुए वो सब के सब एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया के अंदर क्लासीफाई किए जाते हैं। अब उसके अंदर इंडस वाली सिविलाइजेशन आता है जिसके बारे में अब हम अभी पढ़ेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन आता है, इमर्जेंस ऑफ आर्यंस इन इंडिया आएगा, ये सब का सब एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। उसके बाद सेकंड होता है मेडिवल हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बोला, महमूद ऑफ गजनी इस टाइमलाइन को मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जब वो इंडिया में इमर्ज करता है, इंडिया में जब वो वेल्थ को लूटता है और फिर वापस से अफगानिस्तान चले जाता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे इंडिया पे रूल नहीं करना था, उसे सिर्फ इंडिया की वेल्थ चाहिए थी ताकि उसका जो ट्राइब है, उसकी जो जहाँ पे वो रहता है, जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं, तो जो उसके साथ रहने वाले लोग थे उनको बेटर लाइफ दे पाए। क्योंकि जो गजनी था वो एक एम्पायर था। एम्पायर तो नहीं कह सकते, वो एक किंगडम कह सकते हैं, एक स्टेट कह सकते हैं, जहाँ का वो एक किंग था, एक महमूद था, महमूद ऑफ गजनी। वो उसका नाम महमूद ऑफ गजनी इसलिए पड़ा क्योंकि जो गजनी जो था वो उसका एक तरह से ट्राइब था। अब आगे करते हैं, जो थर्ड और फाइनल हिस्ट्री टाइप की हिस्ट्री है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री उस टाइमलाइन का है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर करते हैं और कैसे रिवॉल्ट्स होते हैं जिससे वो बाहर जाते हैं। 1947 में कैसे वो बाहर जाते हैं, ये सब का सब मॉडर्न हिस्ट्री में होता है। लेकिन अभी हमें मेन एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वाली सिविलाइजेशन। तो अब इंडस वाली सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम उसके बारे में इंट्रो जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। उसके बाद हम उसका स्ट्रेच जानेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पे वो पाया गया है, ज्योग्राफिकल स्ट्रेच। उसके बाद हम उसकी 2-3 इम्पोर्टेंट सिटीज़
और उनके एक्सकवेटर्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर फाइनल हम जानेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल नहीं टाउन प्लानिंग क्या थी। इसके साथ साथ हम उनकी लाइफस्टाइल भी जानेंगे कि वो लोग रहते कैसे थे, वो एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, क्या वो किसी गॉड की वर्शिप करते थे या नहीं, हम इसका भी आंसर इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। तो क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तब फिर 1921 के अराउंड डॉक्टर राम बहादुर सैनी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स आर्कियोलॉजिस्ट से रिसर्च करवाते, मतलब ये ढूंढवाते थे कि कोई भी अगर नहीं खोजो, क्योंकि उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका फेम बढ़े। तो इंडस रिवर जो है, तो पंजाब के एक एरिया में, उधर डॉक्टर राम बहादुर सैनी भी एज अ आर्कियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे थे, और उधर उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी हिस्ट्री, एक सिटी के रिमेन्स मिले, और उस सिटी को आज के टाइम पे हड़प्पा कहते हैं। ये नाम बहुत ही जाना पहचाना है, क्योंकि इसी नाम पे इंडस वाली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा। क्यों? सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था कि सबसे पहले यही पाया गया। अभी तक जितने भी सिटीज़ पाए गए हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा जो एरिया जो पाया गया इंडस वाली सिविलाइजेशन का, वो और कोई नहीं, हड़प्पा ही था। इसलिए इंडस वाली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अभी तक रिमेन्स मिले हैं, उनके हिसाब से वो डेट बैक करते हैं 2600 टू 1900 BCE। और वो टाइम, अब ये एक बहुत ही बड़ा टाइमलाइन भी था, क्योंकि एक सिविलाइजेशन इतने बड़े टाइम तक एक एरिया पे रूल तो नहीं कह सकते, एक एरिया में रह रही है, तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस टाइम का, उतना पुराना होने के बाद भी सबसे अर्बन सिविलाइजेशन था पहले के टाइम में, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ मिले, उनमें कुछ कुछ ऐसे हमें चीज़ें मिली हैं जो कि आज के जो टुडे लाइफ है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। वो हम टाउन प्लानिंग में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रेच के बारे में। तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू कुश माउंटेन्स के आसपास जो रीजन है उधर भी मिला है। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वो सिविलाइजेशन होगा कि तीन कंट्रीज के अंदर, प्रेजेंट डे तीन कंट्रीज के अंदर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन्स में अपनी छाप छोड़ गए हैं। अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम में इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होना। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, एक सिटी है जो कि एक्सकवेट की गई थी, उसका नाम, हमने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, मोहेंजोदारो। जी हाँ, मोहेंजोदारो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है, जो कि आज तक टिल डेट फाइंड की गई है, जो कि हड़प्पा के बाद है। और इसे फाइंड करने वाले थे डॉक्टर R.D. बनर्जी। रघुलदास बनर्जी। तो वो भी मोहेंजोदारो जो था
वो भी एक बहुत ही बड़ा एरिया था जो कि उस टाइम फाइंड किया गया था। और ऐसा भी नहीं था कि हड़प्पा और ये मोहनजोदारो के बीच में जो गैप्स थे वो बहुत कम थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। बहुत आसपास के डेट्स में ही मिले थे। और एक जो रीजन होता है ना, उसी के सराउंडिंग में थे वो, जिससे इतना तो कंफर्म हो गया था कि दोनों जो रिमेन्स थे वो एक ही सिविलाइजेशन के थे। उसके बाद और भी बहुत सारी जगहों पे यही सेम पाए गए, जैसे कि लोथल, उसके बाद फिर बानवली, है जैसे लोथल, कालीबंगन। लेकिन हाँ, मतलब समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिटीज थे जो कि एक्सकवेट किए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। अब हम आते हैं टाउन प्लानिंग की ओर। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग थी वही उसका सबसे रिमार्केबल पॉइंट था, और शायद से वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अपनी जगह इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बना पाया है। क्योंकि जो उनकी टाउन प्लानिंग थी वो उस टाइम के हिसाब से, मतलब आज ही के टाइम में देखा जाए तो आज के टाइम से हम रिलेट कर सकते हैं। और कहाँ हम बात कर रहे हैं 1900 BC, 2100 BC की। तो उस टाइम में कितनी बड़ी बात होगी, उस टाइम कितनी टेक्नोलॉजी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, हम सोच सकते हैं टाउन प्लानिंग उनकी जान के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो फिर उनका जो रोड था उनके अंदर ग्रिड पैटर्न यूज होता था। ग्रिड पैटर्न जैसे हम घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, चौराहे रहते हैं, चौराहों में क्या होता है, 4 रोड इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। सेम चीज उधर थी, 4 एकदम राइट एंगल पे जो रोड्स थे वो इंटरसेक्ट करते थे सेम इस तरह से। ये रोड आया, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे भी 90 डिग्री से इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ से भी ऐसे ऐसे। और अगर चौराहे नहीं तो जैसे टर्न्स आते हैं वो भी प्रॉपर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी रही होगी। और यही नहीं, आज के टाइम में जहाँ पे सीवेज की सिस्टम की प्रॉब्लम आ जाती है, उस टाइम में जो सीवेजेस होते थे वो रोड के बगल में कनेक्टेड रहते थे, जो कि एकदम ये दिखाता है कि वो जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ और सैनिटेशन से ऑब्सेस्ड थे, हम कह सकते हैं। क्योंकि वो मतलब जहाँ तक हमें जितने भी रिमेन्स मिले हैं, जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस हो जाए, उनमें सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यूज़ किया गया, बेस्ट सीवेज सिस्टम यूज़ किया गया आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस, चाहे वो हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ही बात क्यों ना कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। जो हाउसेस होते थे वो मेन स्ट्रीट जहाँ से स्टार्ट होता था वहीं से हाउसेस भी शुरू हो जाते थे। जो स्ट्रीट्स होते थे उन्हीं के अगल बगल में हाउसेस लोग कंस्ट्रक्ट करना प्रेफर करते थे। और जो हाउसेस होते थे वो ज़्यादातर, जहाँ तक अभी तक पाया गया है, या तो वो 2 फ्लोर्स के होते थे या तो उससे ज़्यादा के होते थे। ज़्यादातर हाउसेस में जो हाउस रहता था उसके बाहर एक पूरा, जैसे कह सकते हैं कि एकदम प्लेन एक एरिया था। शायद से जब लोग काम करें, जब लोग थोड़ा सा मूड फ्रेश करना हो, तब फिर हो सकता था कि लोग यहाँ पे आके ताज़ी हवा लेके ऐसे घूम सकते। वैसे तो उस टाइम पोल्यूशन वगैरह नहीं होता था, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ रिमार्केबल, कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आज भी हमें समझाते हैं कि उस टाइम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक लाइक ऑन इट्स पीक था। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के रिमेन्स मिले हैं, वो है मोहनजोदारो का एक टैंक मिला था जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा।
मोहनजोदारो के अंदर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर पाया गया था। और ये कहा जाता है कि जब रिचुअल्स होते थे उसके अंदर हो सकता है कि लोग इसमें नहाने आते थे, या फिर जो नॉर्मल लोग जो सिटाडेल में रहते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जो जितनी भी सिटीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की, चाहे वो मोहनजोदारो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो आमरी हो, चाहे कालीमंगन हो, उन सब में 2 पार्ट्स होते थे। इतना एरिया है, इसमें से ज़्यादातर जो पार्ट होता था वो उसे कहते थे लोअर एरिया। लोअर एरिया में नॉर्मल रोग रेजिडेंट्स रहते थे, और बाकी एक छोटा सा पार्ट रहता था जो कि एक हाइट पे बनाया जाता था, उसे कहते थे सीटाडेल। अब जो मोहनजोदारो का सीटाडेल था उसी के अंदर ये बहुत ही बड़ा सा एक क्या कहें एक स्ट्रक्चर पाया गया था। ये हो गया हमारा लोअर पार्ट, और ये थोड़ा सा हाइट के ऊपर ये हो गया सीटाडेल। तो ये जो सीटाडेल था इसी के अंदर एक ग्रेट बाथ पाया गया था। और ये जो ग्रेट बाथ था ये कोई छोटा मोटा ग्रेट बाथ नहीं था। ये एक प्रॉपर एक स्विमिंग पूल था, क्योंकि इसके बाहर ड्रेसिंग के लिए भी अलग से एक अलग से जगह बनाई गई थी। तो ये पूरा का पूरा 2.4 मीटर जो डेप्थ था 2.4 मीटर का था। नॉर्थ टू साउथ की अगर हम बात करें तब फिर ये 12 मीटर था, और ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करें तब ये 7 मीटर था। मतलब कोई छोटा मोटा नहीं, वो एक प्रॉपर स्विमिंग पूल था जो कि पूरा का पूरा एकदम जैसे आज के टाइम में जैसे स्विमिंग पूल रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ी ग्रैनरी भी थी। वो जो ग्रैनरी थी हो सकता है कि उस टाइम जो लोग थे उन्हें डर था कि फ्लड्स की वजह से कहीं उनकी क्रॉप्स बर्बाद ना हो जाए, इसलिए जब भी जो क्रॉप्स थे वो कभी बच जाते थे या फिर ज़्यादा उग जाते थे, तब फिर जो बचे कुछ क्रॉप्स होते थे, जो जितना भी क्रॉप होता था वीट वगैरह का, उसे ग्रैनरी में स्टोर किया जाता था। और मोहनजोदारो में जो ग्रैनरी थी वो सबसे बड़ी थी। तो वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं उनकी लाइफस्टाइल की। तो उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। पहले हम बात करते हैं कि क्या वो लोग उनके रिलीजन क्या था। तो उस टाइम कोई रिलीजन कुछ नहीं था। लोग वर्शिप करते थे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को, जैसे विंड को, सन को, मून को, ऐसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को लोग वर्शिप किया करते थे। और बहुत सारे सील्स, अब सील्स क्या होते हैं कि जैसे हर सामान होता है, अगर जैसे इंडिया से कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है किसी और कंट्री में तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगता है ताकि पता चले कि ये कहाँ का है। वैसे उस टाइम उन स्टैम्प्स को हम सील कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत आगे था। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें इंडस वैली और इंडस वैली की बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाई गई हैं, जो कि ये तो पक्का दिखाता है कि जो सी रूट्स होते थे उससे भी इंडियंस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो वेल डिस्कवर्ड थे, ट्रेडर्स बहुत वेल डिस्कवर्ड थे, वो लोग सब कुछ जानते थे। अब उसके बाद वो लोग क्या, अब जो उनके स्टैम्प्स थे उनमें से एक स्टैम्प मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को। वो एक सील था जिसके अंदर योगा पोस्चर के अंदर एक कोई तो बैठे हुए थे और उनके अगल बगल में बहुत सारे क्रीचर्स, बहुत सारे एनिमल्स करे, टाइगर, एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल्स उनके अगल बगल में थे। ये शायद इनको पशुपति कहा, उस सील को पशुपति कहा जाता है, जो कि शायद से लॉर्ड शिवा का एक सील था, क्योंकि उन्हें भी पशुपति कहा जाता है। और आज के भी टाइम में उतने मतलब 2100 BC से लेकर
आज 21st सेंचुरी तक हम लोग लॉर्ड शिव को वर्शिप किए जा रहे हैं। वो एक बहुत पुरानी चीज़ है जो तब से लेकर अभी तक चलती आ रही है। हम आगे बात करते हैं। तो एक और चीज़ पाई गई है, वो है ब्रोंज डांसिंग लेडी। मतलब एक स्टैचू ही है एक डांसिंग लेडी का, जो कि ब्रोंज का बना हुआ है प्रॉपर, और वो भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर कहीं कहीं पाया गया। अब हम आगे करते हैं। लोग जो थे वो पहले के टाइम में, जैसे लोग लूडो के टाइप, चेस के टाइप का, लूडो और चेस के टाइप का एक गेम हुआ करता था, वो उसको लोग एंजॉय करते थे अपने फ्री टाइम में। और जो मैंने आपको बताया वो ब्रोंज डांसिंग लेडी के बारे में, जिसकी स्टैचूज मिली थी, तो इससे ये प्रूफ होता है कि पहले के लोग डांस कल्चर के बारे में जानते थे, और डांस भी एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट होता होगा उस टाइम। हमें ये भी पता चलता है क्योंकि जो सीटाडेल था वहाँ पे अपर लाइक कास्ट के लोग रहते थे, अपर जो लोग रहते थे, जैसे कि जो उस टाइम के उधर के जो राजा महाराजा, जो उधर के हायर ऑफिशियल्स, गवर्नर्स जो होंगे, वो सब वहाँ पे रहते थे। उसके साथ वो लोग प्रीस्ट रखते थे उधर। प्रीस्ट मेजरली वो जो उधर, क्योंकि उधर बहुत सारे रिचुअल सेंटर्स भी थे जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के रिचुअल्स किए जाते थे, जो जैसे यज्ञ किए जाते थे। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अपडेट्स में नेक्स्ट वीडियो जो इसके ऊपर बनने वाला, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको भी पता है कोई जो जिसके लिए ये नॉलेज यूज़फुल होगी तो प्लीज़ उसको भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।